गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 विज्ञान का कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 5 बल एवं गति के नियम। बल एवं गति के नियम में आज हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम तो कल हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे कि संवेग और बल के संवेग में जो परिवर्तन होता है उसका और बल में क्या संबंध होता है ये पढ़े थे। तो पढ़े थे कि वो एक उदाहरण देकर पढ़े थे कि कोई गाड़ी जो एक कार है वो कार रुक गई है ना। अब वो कार रुक गई है, चालू नहीं हो रही है, तो उस कार को कोई धक्का लगा रहा है ना, कोई धक्का लगा रहा है। अब एक कार रुक गई है, उस कार को कोई धक्का लगा रहा है और धक्का ये 5-6 मिनट तक धक्का लगाएगा या 5 सेकंड तक धक्का लगाएगा या 1 मिनट तक धक्का लगाएगा। तो जिस एक ही बल से मतलब कोई एक ही बल से कोई व्यक्ति है वो 1 मिनट तक धक्का लगाएगा, 5 सेकंड तक धक्का लगाएगा या 5 मिनट तक धक्का लगाएगा लगातार ना। तो इस गाड़ी की जो संवेग है वो हर समय पर अलग अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखना, अगर यह 5 सेकंड तक धक्का लगाकर इस गाड़ी को छोड़ दिया उतने ही बल से, तो ये गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी और जाएगी भी तो ये इसका वेग जो रहेगा कम रहेगा। उसी गाड़ी को उतने ही बल से लगातार 1 मिनट तक धक्का लगाएगा वो, तो क्या होगा, वो गाड़ी अधिक दूर तक जाएगी और अधिक तेजी से जाएगी। क्यों? क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे उस गाड़ी का संवेग भी बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार लगातार अगर 5 मिनट तक धक्का लगातार लगाते रहा वो, तो उस गाड़ी की जो स्पीड है और अधिक हो जाएगी और वो धीरे धीरे और अधिक बढ़ेगा और उसका समय और बढ़ेगा। तो मतलब क्या कह रहा है, इसमें लगाया गया जो बल है उस लगाए गए बल समय पर भी निर्भर करता है और वो लगाया गया जो बल है उसको जितना अधिक बल लगाता है तो उसके संवेग, मतलब संवेग जो वर्ड आया है वेग से जो है द्रव्यमान का गुणा कर दोगे तो संवेग निकलता है। तो ये जो संवेग वर्ड आया है ना, तो संवेग जो होता है वो लगाए गए बल में ये निर्भर करता है कि कितना बल लगाया जा रहा है, उतना संवेग में परिवर्तन होगा। ये निर्भर करता है कि एक गाड़ी पहले शून्य थी उसकी संवेग, क्योंकि वो खड़ी थी, लेकिन उस पर बल लगाया गया तो उसके वेग और संवेग में दोनों में परिवर्तन हुआ। वेग में परिवर्तन हो गया, उसको बल लगाया तो वो आगे बढ़ा, तो वो शून्य वेग से कुछ वेग बढ़ा उसका और लगातार बल लगाते जाएगा तो उसमें परिवर्तन होते जाएगा। ठीक है, इस चीज को पढ़े थे। इसके आगे देखते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहेंगे इसको, गति का द्वितीय नियम। इसमें लिखते हैं किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर या संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर कुछ वर्ड जो मिलेगा, जैसे कि संवेग हो गया है ना, और ये असंतुलित बल हो गया, इस चीज को याद रखोगे। और ये समानुपातिक हो गया, तो इसका मतलब बता देता हूँ। संवेग मतलब तो वही हो गया कि वेग और द्रव्यमान का गुणा। असंतुलित बल मतलब भी पढ़ाया गया था कि जिसका नेट बल शून्य नहीं होता वो असंतुलित बल कहलाता है। अब देखना समानुपातिक मतलब क्या होता है। समानुपातिक मतलब कि अगर अपन, जैसे कि इसमें कहना इसका ये हो जाएगा कि बल के समानुपाती अगर संवेग को रखा जा रहा है ना, तो अगर बल और संवेग समानुपाती में है, ठीक, तो बल और संवेग अगर समानुपाती में है तो अगर बल बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, बल घटेगा तो संवेग घटेगा। उसी प्रकार अगर संवेग कम होगा तो बल कम होगा, संवेग अधिक होगा तो बल अधिक लगेगा। ठीक है, बल के साथ साथ इसका परिवर्तन होगा, उसी को उसके समानुपाती में रखा गया है। अब इसको देखते हैं परिभाषा के बाद समझते कैसे हैं इस चीज को।
गणितीय रूप में एक बार फिर से परिभाषा देखें, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। किस पर लगाए गए? वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल। असंतुलित बल याद रखना, ठीक है। अब देखना, इसके बाद देख लेते हैं, यदि माना कि यदि F नेट असंतुलित बल हो, मतलब माना कि जो वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल F हो, असंतुलित बल दोनों तरफ से लगाएगा तो उसका नेट बल क्या होगा? परिणामी बल। जो परिणामी बल है वो F हो, है ना। नेट बल मतलब परिणामी बल, नेट बल F हो, ठीक है, असंतुलित बल हो, ठीक है। अब देखना, उसके आगे जो वस्तु पर लग रहा है, जो किस पर लग रहा है? ये बल जो है वस्तु पर लग रहा है, ठीक। अब देखना, जो वस्तु पर लग रहा है और वस्तु का जो संवेग है वो क्या हो गया? P। संवेग किससे दर्शाते हैं? बताए थे, संवेग P = mv, ये संवेग कहलाता है। द्रव्यमान का गुणा वेग के साथ तो संवेग हो जाएगा, है ना। तो देखना, संवेग जो है P संवेग है, ठीक। तो P संवेग हो तब गति के द्वितीय नियम के अनुसार F लगाया गया बल और संवेग P हो, है ना, तब गति के द्वितीय नियम के अनुसार आपका सूत्र क्या होगा ये देखते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, F लगाया गया असंतुलित बल समानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर P2 माइनस P1, इसकी दर बोला है, समय के साथ होता है T2 माइनस T1। अब ये कैसे हुआ? ये आपका न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है ना। अब इसकी डिटेल देखते हैं, नीचे देखना, जहां यहां पर बोल रहे हैं, जहां T1 समय पर, T1 समय पर वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? इसका प्रारंभिक संवेग T1 समय पर वस्तु का प्रारंभिक समय P है और P1 है। T1 समय पर वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 है तथा T2 समय पर वस्तु का संवेग P2 है, ठीक। अब ये ध्यान रखना, जब शुरू स्टार्ट हो रहा है तो उसका प्रारंभिक संवेग कहलाएगा, है ना। अब देखना, T2 समय पर उसका वस्तु का संवेग P2 है, यहां क्लियर हो गया। अब देखना, इसके अनुसार इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अनुसार इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं कि F समानुपाती डेल P अपॉन डेल T। अब ये इसको क्लियर करते हैं, डेल P अपॉन डेल T को। तो देखना यहां पे कि आप पढ़े हो डेल P मतलब संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन कैसे? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ऐसा हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1, उसी प्रकार समय में परिवर्तन डेल T इज इक्वल टू T2 माइनस P1, ठीक।
तो यहाँ पर P2 माइनस P1 की जगह डेल P रख दिया, T2 माइनस T1 की जगह डेल T रख दिया। ये संवेग में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन ये हो गया समय परिवर्तन। संवेग परिवर्तन और समय परिवर्तन, ये दो चीज हो गए। अब देखना इसके नीचे देखोगे, जब ये चीज आपको मिल गया S समानुपाती डेल P अपॉन डेल T, अब क्या करोगे आप लोग, इसमें क्या ले लोगे, जब समानुपातिक चिन्ह है ना, समानुपातिक चिन्ह है, इसको हटाने के लिए आप एक नियतांक लोगे। तो समानुपातिक नियतांक क्या लोगे, k। तो जब समानुपातिक चिन्ह हटाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक नियतांक लेना पड़ता है आपको, जिस नियतांक का नाम k है। k नियतांक ले लिया तो डेल p अपॉन डेल t, जब समानुपातिक नियतांक हटाए तो k ले लिए। अगर इस k को वापस करोगे तो ये बराबर का चिन्ह हट के फिर समानुपातिक का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, क्लियर। इस k का मान आप लोग a रख लो, जहां k समानु क्या है, ये नियतांक है। अब इस k का मान हम लोग माना k बराबर 1 माना, ठीक है। अब माना k बराबर 1, तो देखना यहां f बराबर इस k का मान 1 हो गया, तो 1 को लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, डेल p अपॉन डेल t, ठीक है। अब देखना यहां पर हमें खेल है कि आप यहां तक निकालिए f बराबर डेल p अपॉन डेल t। अब इससे जस्ट पहले पढ़े थे आप कि डेल को छोड़ो, आप इससे जस्ट पहले क्या पढ़े, p इज इक्वल टू mv, ये पढ़े थे। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक। तो यहां पर इस सूत्र से आप उस मान को रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, F बराबर डेल का चिन्ह लगे रहेगा, एम भी लग जाएगा, एम बी बटे डेल टी। अब ध्यान देना, ये m जो है नियतांक रहता है, द्रव्यमान जो है कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो द्रव्यमान जो है नियतांक रहता है और वेग जो है नियतांक नहीं रहता, वो बदलते रहता है। तो द्रव्यमान तो कभी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेंगे, जो डेल है, जो परिवर्तन की दर लगेगा, वो क्या लगेगा, द्रव्यमान पर नहीं लगेगा, बल्कि सिर्फ लगेगा वेग पर। और ये डेल टी F बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये द्रव्यमान नहीं लगेगा, ये डेल जो है सिर्फ v पर लगेगा, वेग पर लगेगा, ठीक है। अब देखना डेल v अपॉन डेल टी, अब ये किस चीज का मान हो गया भाई, आप लोग पहले पढ़े हो कि आप लोग को क्लियर करने बोला था, वेग त्वरण है ना, ये सब क्लियर करने बोला था मैं। तो ये जो सूत्र होगा m मतलब तो द्रव्यमान, लेकिन ये क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल टी, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। और इसको किससे दर्शाते हैं, a से दर्शाते हैं, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, इसको a से दर्शाते हैं। तो यही आपका न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहलाता है, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है
तो F बराबर ma, ये आपके न्यूटन के गति का द्वितीय नियम निकल गया, गति का द्वितीय नियम निकल गया। F बराबर ma, यही आपका द्वितीय नियम है। अब इसमें कुछ स्थिति दी है ना, ये क्लियर कर लो, पहले देख लो एक बार सब शुरू से लेकर अंतिम तक। क्या हुआ, यदि F नेट बल है, P संवेग है, तो गति के द्वितीय नियम से F P2 P1 बटे T2 T1। T1 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग P1, T2 समय पर वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1, वस्तु का संवेग P2। अब क्या हो जाएगा, F समानुपाती del P अपॉन del T, P2 P1 del P हो गया, T2 T1 del T हो गया, क्योंकि संवेग में परिवर्तन और समय परिवर्तन को दर्शा रहा है। अब देखना समानुपातिक हो गया, F समानुपातिक del P अपॉन del T। जहां आप समानुपातिक को हटाओगे तो एक स्थिरांक लगाओगे, जो कि K एक स्थिरांक है। अब इस स्थिरांक का मान 1 रखोगे, माना कि इस K स्थिरांक का मान 1 है, तो 1 माना, तो ये K का मान 1 हो गया। अब देखना F बराबर del P अपॉन del T, P का मान क्या है, संवेग, और संवेग को किससे बोलते हैं, mv, m गुणा v, द्रव्यमान गुणा वेग का कहलाएगा, संवेग कहलाएगा, उसको रख दीजिए। अब देखना जो द्रव्यमान है वो अचर राशि होती है, तो उस पर कभी परिवर्तन की दर नहीं लग सकता, इसलिए वह बाहर लिखा गया, और ये डेल जो है वो v के साथ लग गया। अब del v अपॉन del t इज इक्वल टू त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो इसका मान a होता है। ठीक, अब यही जो है F बराबर ma जो प्राप्त हुआ, वही आपके द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और संवेग का जो गुणा होता है वो बल के बराबर होता है, यही बताया है। ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणा के बराबर होता है। अब देखते हैं, इसमें एक विशेष स्थिति दी गई है, यही गति के द्वितीय नियम है, और इसी नियम को गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप कहते हैं, इस आखिरी वाले। ठीक, अब देखते हैं, यहां से फिर से मिटा देता हूं मैं। इसी में देखना एक स्थिति दे दी गई है आपको, यदि यहां पर द्रव्यमान दिया है, तो द्रव्यमान में 1 किलोग्राम ले लिए। यदि द्रव्यमान m बराबर 1 किलोग्राम ले लिए, है ना, और त्वरण जो है आप ले लिए 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, तो देखना त्वरण a जो ले लिए 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो द्रव्यमान 1 किलोग्राम, त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसमें देखना जो बल लगेगा, जो F का मान लिए वो क्या हो जाएगा, F का मान क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान का मान कितना है, 1 किलोग्राम लिए 1 kg इंटू, तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन F का क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो F का मान होता है इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, तो देखना यहाँ पर इस 1 किलोग्राम और 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इन दोनों का गुणा ये F के ऐसे मात्रक के बराबर होगा। तो माना कि द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और उसका त्वरण जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के स्पीड से वह त्वरित गति कर रहा है ना, तो देखना इसका जो बल हो जाएगा 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको 1 न्यूटन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, 1 न्यूटन, इसको n से दर्शाते हैं। तो अब यहाँ पर परिभाषा भी बन जाएगी, 1 न्यूटन की कैसी परिभाषा बन जाएगी, 1 न्यूटन वह बल है, 1 न्यूटन वह बल है, एक इस परिभाषा यहीं से निकल जाएगी आपकी। 1 न्यूटन की परिभाषा कैसे बताओगे आप, इसी को देख करके
कि 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु पर लगाए जाने पर वह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगी। ठीक, फिर से देखते हैं। इस चीज को याद रखोगे तो आपको 1 न्यूटन की जो न्यूटन है उसकी परिभाषा मिल जाएगी। 1 न्यूटन वह बल है, 1 न्यूटन, न्यूटन को n से दर्शाते हैं, तो 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु, 1 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने से उसको जो वेग प्राप्त होगी, जो त्वरण प्राप्त होगी, तो 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण की स्पीड से, की गति से वह गति करेगा और वही 1 न्यूटन कहलाएगा। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे गति का तृतीय नियम। क्या पढ़ेंगे? गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं गति के तृतीय नियम की। तो इसमें क्या होता है, ये पहला और दूसरा नियम जो है गति का, उससे कुछ अलग है, क्योंकि गति का पहला और दूसरा नियम जो था वो सिर्फ एक वस्तु के लिए थी। अब इसमें क्या बोला है, 2 वस्तु। तो इसको समझने के लिए पहले हम उदाहरण देख लेते हैं कि एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, उस पर एक कील से एक स्प्रिंग को बांध दीजिए, है ना। अब एक स्प्रिंग को बांध दिए, अब इसमें बांधने के बाद इस स्प्रिंग को ऐसे, इस कार्डबोर्ड को बांध दीजिए, अब इस स्प्रिंग को ऐसे खींचें, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को खींचने के बाद इसमें फैलाव होगा, है ना। अब फैलाव हुआ, इसको छोड़ दिए, तो फिर आप इधर से बल लगाकर खींचे, तो जितनी बल आप इधर से लगाए उतने ही बल ये इसको वापस लाने के लिए लगाएगा। कौन सा लगाएगा? इस पर आप बल लगाए हो और ये स्प्रिंग आपको वापस खींचने के लिए अपने आप को उतने ही बल इधर लगाएगा, ठीक है। तो देखना, आप इधर जितना बल लगाए हो ये उतने ही बल लगाकर इधर वापस आएगा, तब जाकर ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ पाएगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो तो वो वस्तु भी आप पर बल लगाएगी, यही चीज बता रहे हैं। उतने ही बल लगाएगी, लेकिन उसकी दिशा आपके लगाए हुए बल की दिशा के विपरीत होगी, ठीक। यही चीज बताने का प्रयास था यहाँ पे न्यूटन के गति के तृतीय नियम के द्वारा। तो इसमें और देखते हैं कि जैसे कि आप बचपन में कहीं मिक्की माउस वगैरह जो भी गुब्बारा वगैरह देखे होंगे, तो उसमें जब ऐसे जंप फॉर्म करते हैं बच्चे लोग, जब ऐसे बड़ा सा गुब्बारा वगैरह टाइप का आता है मिक्की माउस, उसमें जब जंप करते हैं बच्चे, तो अपनी जगह से वो मतलब दबाते हैं उस चीज को, तो उस पर बल लगाते हैं, तो वो धंस जाता है। लेकिन वो भी उतना ही बल लगाता है, जब वो हटता है तो उतना ही बल लगाता है उसकी विपरीत दिशा में, कि वो वापस अपनी जगह में आने के लिए, ठीक है। पर वो एक और उदाहरण जैसे कि मैं बता रहा हूं, मैं इस चौक से इस दीवार को बल लगाया, इस दीवार पर बल लगाया मैं, ठीक है, इसको गड़ाया इस चौक को इस पर, लेकिन ये जितना बल मैं लगा रहा हूं उतना ही बल वो दीवार भी इस चौक पर लगा रहा है, लेकिन जस्ट इसके विपरीत दिशा में लगा रहा है, ठीक। यही चीज बता रहा है। अब इसको देख लेते हैं कैसे, कि इसको जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाता है, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाता है, तो वो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगा और उतना ही बल लगाएगा जितना पहली वस्तु लगा। पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाया जाएगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, उसके विपरीत होगी, ठीक है।
इसी चीज को बता रहा है। अब परिभाषा क्या होती है ये देख लेते हैं। गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही गति का तृतीय नियम है। प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना। अब देखना, इसी चीज से लेकर आपको यह बताया जा रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया, तो मतलब एक वस्तु द्वारा जो बल लगाया जा रहा है दूसरे वस्तु पर, तो दूसरे वस्तु पर भी उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगेगा। यही बता रहा है, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। ध्यान रखना, क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। इसलिए बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होने पर भी उसका परिणामी बल जो नेट बल है वो शून्य नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस चीज को देखते हैं कि अगर जब हम पृथ्वी पर बल लगा रहे हैं ऐसे चलने के लिए, पृथ्वी को धकेल रहे हैं, ठीक है, तो जब पृथ्वी को धकेल रहे हैं तो वो पृथ्वी हमारे धकेलने से वो तो अपना घूमना स्टार्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम उसको धकेलने की वजह से वो तो पृथ्वी हमारे धकेलने से घूमना स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम उसको धकेलने की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। उसकी प्रतिक्रिया मिली, हम बल लगा रहे हैं पृथ्वी धकेलने के लिए, लेकिन पृथ्वी घूम नहीं रहा है, लेकिन उसकी वजह से हमको प्रतिक्रिया मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, उसकी त्वरण से हम आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर। अब देख लेते हैं एक छोटा सा कि यदि कोई वस्तु A द्वारा वस्तु B पर F1 बल लगाया जा रहा है, तब वस्तु B द्वारा वस्तु A पर भी F2 बल लगाया जाएगा, है ना। अब देखना, वस्तु A द्वारा वस्तु B पर F1 बल लगाया जा रहा है और वस्तु B द्वारा वस्तु A पर F2 बल लगाया जा रहा है, तो ध्यान रखना यहां पर गति के तृतीय नियम के अनुसार, गति के तृतीय नियम से क्या हो जाएगा, गति के तृतीय नियम से क्या हो जाएगा, F1 बराबर F2 के, लेकिन इसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। यही गणितीय रूप है इसका। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या अंतर है। गति का तृतीय नियम जो है दो वस्तु पर कार्य करेगा, ध्यान रखना, और गति का पहला और दूसरा नियम है वो सिर्फ एक वस्तु के लिए था। इस चीज को याद रखना। अब देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। शॉर्टकट में बता देता हूं मैं, है ना, ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम खींचने से अच्छा है शॉर्टकट में सही तरीके से बता देता हूं कि इसको समझने के लिए, संवेग संरक्षण नियम को समझने के लिए आप लोग को एक न्यूमेरिकल समझना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको परिभाषा रूप में एक बार पहले बता देता हूं। संवेग संरक्षण का नियम वह कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब दो वस्तु आपस में एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं और वह दोनों वस्तु टकरा जाते हैं आपस में, है ना, वो दोनों वस्तु आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन टक्कर के पश्चात उन लोगों की वेग में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उन दोनों वस्तु का जब वेग देखते हैं
कि वस्तु ए और वस्तु बी जो आपस में वे वस्तु टकरा गए, टक्कर के पश्चात और जब टकराए हैं तो इसमें कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, तो टक्कर के पश्चात भी उन दोनों वस्तु का जो कुल वेग रहेगा वो बराबर ही रहेगा। जो टक्कर के पहले वेग था उनका वेग टक्कर के बाद भी वही रहेगा। ठीक, अब इसको कैसे देख लेते हैं। बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में दो वस्तुओं का कुल संवेग संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता मतलब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद भी उनका वेग संवेग जो रहेगा, कुल संवेग वो नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यही चीज को बताया है किसकी अनुपस्थिति में, बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में। मतलब जब बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा, बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा, तब क्या होगा, ये जो उसका संवेग रहेगा वो संरक्षित रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। अब इसको एक न्यूमेरिकल में कैसे समझते हैं कि आपके पास दो वस्तुएं दो गेंदे हैं ए और बी, वो दोनों एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं। एक गेंद ए हो गया, एक गेंद बी हो गया, ये एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं। ठीक, अब टक्कर के पहले एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं, इन लोग एक सरल रेखा में गति करते हुए एक वस्तु का जो एक गेंद का द्रव्यमान ma और दूसरे गेंद का द्रव्यमान mb है, जो गेंद a है वो ma द्रव्यमान से ma द्रव्यमान है उसका, और वो द्रव्यमान से वह उसी द्रव्यमान का वो जो गेंद है गति कर रहा है, और जिस वेग से गति कर रहा है उस वेग को प्रारंभिक वेग कहेंगे। उसका प्रारंभिक वेग क्या है, uA, और जो दूसरा गेंद है उसका द्रव्यमान mb है, उसका प्रारंभिक वेग क्या है, ub है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग uA और ub से दो अलग अलग गेंदें गति कर रही हैं। अब गति करते हुए ये टक्कर हो गई इनके बीच आपस में। तो जब आपस में टक्कर हुई तो गेंद A द्वारा गेंद B पर बल लगाया जा रहा है, तो गेंद A द्वारा गेंद B पर बल लगाया जा रहा है, जो बल है FAB, मतलब A द्वारा B पर बल लगाया गया है FAB। उसी प्रकार B द्वारा A पर बल लगाया गया है FBA। ठीक, ये क्लियर है। अब देखना, ये टक्कर हो गई। अब इस टक्कर के पश्चात इन लोग फिर गति करने लग गए। तो जब टक्कर के पश्चात गति कर रहे हैं तो इनकी जो है, इसका द्रव्यमान ma का ma ही है, mb का द्रव्यमान mb ही है, लेकिन इसका जो वेग है उसमें परिवर्तन होकर क्या हो गया, टक्कर के पश्चात जब इनके वेग में परिवर्तन आया तो प्रारंभिक वेग ua से ये मतलब ये टक्कर के पहले ua वेग जो था उससे चेंज होकर क्या हो गया, va हो गया, और जो mb वाला जो द्रव्यमान वाला वस्तु है उसका टक्कर के पश्चात जो उसका वेग हो गया ub से होकर vb हो गया। ठीक, ये क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब देखना इस पर क्या देखेंगे, ये चित्र समझ लो, अब इसी से आगे बढ़ेंगे। अब देखना यहाँ पर न्यूटन ये जो पढ़े संवेग संरक्षण का नियम, इसमें क्या बोला है कि संरक्षित रहेगा क्या चीज, संवेग। अब इस चीज को सिद्ध करने के लिए, इस चीज को लाने के लिए हम क्या करेंगे, गति के तृतीय नियम का उपयोग करेंगे। तृतीय नियम से तो क्या हो जाएगा, FAB बराबर माइनस FBA। ये कहता है गति का तृतीय नियम की वस्तु A द्वारा B पर लगाया गया बल वस्तु B द्वारा A पर लगाया गया बल के बराबर होगा, लेकिन विपरीत होगा, माइनस चिन्ह। ठीक, अब देखना गति के द्वितीय नियम क्या कह रहे हैं, गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम क्या कह रहा है, कोई वस्तु पर किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक,
वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर और उस वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर m नहीं पढ़े हैं क्या? यहीं से देखते थे, गति के द्वितीय नियम से सीधा सीधा बता देते हैं। F बराबर m a, ठीक। अब F बराबर m a पढ़े हैं। अब ये a जो होता है इसमें संवेग को देखते हैं, है ना। इसमें संवेग कैसे देखेंगे? F बराबर m a पढ़े, उसमें संवेग कैसे देखेंगे कि इसमें जब हम पढ़ रहे थे तो इसको निकालने से पहले जस्ट हम लोग निकाले थे, है ना। इसको जस्ट निकालने से पहले निकाले थे द्रव्यमान गुणा संवेग और ये परिवर्तन की दर निकाले थे, डेल टी जस्ट पहले निकाले, जैसे कि मैं फिर से बता रहा हूं। डेल m इंटू डेल पी अपॉन डेल टी निकाले थे। इसी सूत्र से ये निकला, इसी सूत्र से। अब इसी सूत्र को उठाएंगे, यहाँ पर किसको उठाएंगे? इसको कैसे उठाएंगे कि जब इस a द्वारा b पर बल लगाया जा रहा है तो F बराबर F a b, है ना। अब हो गया m b संवेग परिवर्तन की दर, है ना। देखते हैं संवेग परिवर्तन की दर, वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इस चीज को पढ़े हो तो संवेग परिवर्तन क्या हो गया भैया? पहले वस्तु A द्वारा B पर बल लगाया जा रहा है तो B पर लगाया जा रहा है बल, वस्तु B पर लगाया गया बल तो इसका संवेग में परिवर्तन क्या हो गया? B से VA हो, UB से VB हो गया। तो क्या हो गया? परिवर्तन की दर कैसे निकलेगा? VB माइनस UB बटे T, ठीक। दिख रहा है? अब देखना, ये पहले वस्तु के लिए हो गया। दूसरी वस्तु के लिए कैसे निकलेगी? FBA मतलब वस्तु A पर लगाया गया बल, FBA वस्तु A पर लगाया गया बल जो होगा वो होगा कि वस्तु A का द्रव्यमान MA, इसके संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग क्या हो जाएगा? इसका वेग जो था UA था लेकिन बदल कर क्या हो गया? VA हो गया। तो परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी इसकी? VA माइनस UA बटे T। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं फिर से। इस समीकरण में दोनों तरफ में FA और FAB और FBA का मान रख देते हैं। ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह के साथ रख देते हैं। तो FAB का मान क्या निकला वहां पे? MB VB माइनस UB बटे T इक्वल माइनस MA VA माइनस UA बटे T। अब देखना यहां पर ये T से T कैंसिल, ये M का गुणा इसके साथ हो गया तो MB VB, इस M का गुणा इसके साथ हो गया तो माइनस MB UB। उसी प्रकार MA का गुणा
माइनस का चिन्ह है ही, तो ये माइनस का चिन्ह लगेगा ही, माइनस एम ए वी ए, अब माइनस माइनस का गुणा हो गया तो प्लस हो गया, प्लस एम ए यू। अब देखना v वाले को एक तरफ ले जाओ और u वाले को एक तरफ ले जाओ, तो v वाला जो है उसको एक तरफ ला लिए और u वाले को उस तरफ ले गए, तो इसका पक्षांतर इधर और इसका पक्षांतर इधर कर दिए। ठीक, यही तो होगा ना। अब देखते हैं इसको जब करेंगे तो क्या आएगा आंसर, इसको इधर ला लीजिए, एम ए वी ए प्लस एम बी वी, ये माइनस को इधर आके प्लस में आ गया। ठीक, उसी प्रकार ये माइनस था, ये इधर जाके प्लस में रहेगा, तो देखना एम ए ये u है, एम ए यू ए, ये वाला u है ना, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक, इसका पक्षांतर उधर हो गया, उसका पक्षांतर इधर हो गया। तो अब देखना संवेग संरक्षित है कि नहीं टक्कर के पश्चात भी, तो देखना कि पहले वस्तु का संवेग प्लस दूसरे वस्तु का संवेग बराबर होगा टक्कर के पहले पहले वस्तु का संवेग और दूसरे वस्तु का संवेग, और टक्कर के पश्चात पहले वस्तु का संवेग और दूसरे वस्तु का संवेग दोनों बराबर है। टक्कर के पश्चात पहले वस्तु का संवेग और दूसरे वस्तु का संवेग को जोड़ोगे और टक्कर के पहले पहले वस्तु का संवेग और दूसरे वस्तु का संवेग जोड़ोगे तो दोनों जो है बराबर निकलेगा। मतलब यहाँ पर आपका ये चीज सिद्ध हो गया कि संवेग हमेशा संरक्षित रहता है जब उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। इसके आगे न्यूमेरिकल आप लोग को बता देंगे बाद में, या फिर आप लोग खुद से करना। ठीक है, कंप्लीट।